सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आपको आज बताएंगे भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, उसी चीज़ के बारे में हम बताने वाले हैं। तो क्या है ये यार? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे भाई, पढ़ तो रहे होंगे। सो कर तो लेक्चर नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। जैसे मैंने अभी तक क्या बताया आपको, अभी तक बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लास 11 के चैप्टर्स ख़त्म कर दिए हैं। वहाँ पे देखा फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड का कैसे होता है सारा कुछ, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी था, और भी चीज़ें हमने देखा। सॉलिड्स में पीछे देखा ही रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी, सारा कुछ देखा हमने। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई। गैस में क्या है, कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है ना। गैस का बिहेवियर कुछ अलग ही होता है बच्चों। मान लेते हैं सॉलिड में तो ठीक है यार, सॉलिड में उनका बोला जाता है कि उनके अंदर का एटम मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो सॉलिड होता है। लिक्विड में थोड़ा सा लूज होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। गैस में तो लूज ही होते हैं भाई। गैस में एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ रहेगा, मतलब बहुत दूर दूर होता है, ऐसे बताया जाता है जनरली। अभी तक तो आप वही पढ़ते हैं ना, गैस कैसे होता है, गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। उसी के सिलसिले में हम बच्चों कुछ आगे आपको चीज़ें बताएंगे भाई, है ना। क्लास 11th का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आसान है बच्चों, आसान है, चीज़ें आपको समझ में आएगी, मैं ये बोल रहा हूँ। देखिए, ये तो काफ़ी बड़ा मार्कर हो गया है, कोई नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, समझिएगा बच्चों। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ भाई, क्या है ये चीज़, क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। गैसेज तो ठीक है, हमें पता है गैसेज के ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज़ आपने बताया कुछ कुछ। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इसलिए आपको पढ़ना है ना, पढ़ना ही क्यों है ये चीज़, क्योंकि ये आपको बेसिक बेसिक जानकारी देगा थर्मोडायनेमिक्स के लिए। थर्मोडायनेमिक्स आता है यहाँ पे, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, मैथ्स में नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए ये पहली बात कि इसको पढ़ना ज़रूरी है बच्चों। और ये चीज़ आप इस चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें आप देखेंगे ना, कुछ क्या लगभग 50% ऐसा ही है कि वो आपको यूज होगा केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में चलता है ये चीज़, है ना। क्योंकि यहाँ पे गैसेज के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, और वहाँ पे गैसेज के बारे में भी पढ़ा जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे सारे एलिमेंट्स आप अगर कंसिडर करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पे कुछ गैसेज भी होते हैं भाई, है कि नहीं। तो गैसेज होते हैं, तो गैसेज के प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे भी वैलिड है, यहाँ पे भी वैलिड है कि नहीं। तो चीज़ों को समझिएगा, रिलेट कीजिएगा, आपको आसान लगेगा बच्चों। वहाँ भी चीज़ यूज होता है, यहाँ भी चीज़ वही यूज होता है। गैसेज के खोज में लगभग साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें काम किए हैं बच्चों। एक साइंटिस्ट का रोल नहीं है। पहले हम लोग देखते थे कि न्यूटोनियन फिजिक्स में क्या होता था, वहाँ पे न्यूटन अंकल ने बहुत सारा चीज़ खुद ही दे दिया था, वहाँ पे और कोई साइंटिस्ट हमें नहीं दिखते थे। लेकिन इधर जो गैसेज है ना, गैसेज में एक नहीं भाई, बहुत सारे लोग इसको मिलकर बनाए हैं, और ये चीज़ किसी एक के द्वारा नहीं दी गई है ना। हमेशा इस पे होती रहती है, डिस्कवरीज होती रहती है, इन्वेंशन होती रहती है, सारी चीज़ें इनमें बताया जाता है। कोई एक आदमी का इसमें नहीं रोल है, बहुत सारे लोग इसमें मिलकर चीज़ों को दिए हैं, क्योंकि बहुत भास्ट हो जाता है ना। केमिस्ट्री का भी ये टॉपिक है और फिजिक्स का भी, तो ये केमिस्ट्री में भी होते हैं ना। डाल्टन अंकल थे, उन्होंने सारा चीज़ उसमें गैस के बारे में बताया था। मेरे को याद नहीं है साइंटिस्ट का नाम वगैरह, और भी बहुत सारे थे, तो उनके द्वारा भी किया गया है, और फिजिक्स में तो और भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों तरफ से बहुत सारे लोग हो जाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर गैसेज जो होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर माने जाते हैं। आखिरकार मॉलिक्यूल क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, अगर कहीं पे हम लोग मॉलिक्यूल, एटम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए भाई। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, तो पीरियोडिक टेबल में जो सारे वहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद हैं, है ना, उसमें से कोई गैस है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड भी प्रेजेंट है उस पीरियोडिक टेबल में। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे कुछ गैसेज भी मौजूद है। तो कुछ कुछ गैसेज मेरे को याद आ रही है, अगर मैं आपको बता दूँ। हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, रेडॉन होता है, जेनन होता है। ये सब क्या है, ये सब गैसेज हैं, और भी होते हैं, मैं बस इतना ही सा लिखा हूँ। तो ये सारे इसमें गैसेज मौजूद है बच्चों। ये एलिमेंट्स है, लेकिन ये गैसियस स्टेट में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये गैस है, इनको बोला जाता है गैस। अगर ये एक एलिमेंट है,
अगर ये एक एलिमेंट है, हीलियम लिखा हुआ है, मतलब कि ये बस वन इसमें मौजूद है एटम। ये समझाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसमें बोला जाता है कि वन एटम है। एटम ऐसा समझ सकते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को तोड़ते जाए ना, तो उसका सबसे छोटा पार्ट आता है ना, अभी तक सबसे छोटा पार्ट, इसके आगे हम नहीं तोड़ पाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि ये एटम होते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होना चाहिए। तो इसमें भी एक एटम आ जाएगा बच्चों, है ना। चीज़ें ऐसे समझ सकते हैं, सब में यहाँ पे एक ही एटम आ जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें, कहीं कहीं पे आपको देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे आपको H2 लिखा हो, O2 लिखा हो, CO2 लिखा हो, तो इस सब में क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पे दो एटम आ गए, है ना, दो एटम आ गए। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो एटम आ गए। यहाँ पे कार्बन के एक एटम और यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम आ गए, है ना। ये नीचे जो लिखा रहता है ना, उसी से हम बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो अगर एटम दो या दो से ज़्यादा हो गए तो उनको मॉलिक्यूल बोल दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है इफ़ एटम्स आर more than 2 or 2, then they can be said, उसको मॉलिक्यूल बोल देंगे। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए बच्चों, ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। ठीक है, बोलेंगे सर हमको आता है, ये सब चीज़ें आती है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी और देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे दो एटम मौजूद हैं, किसके, हाइड्रोजन के। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम मौजूद है, यहाँ पे कार्बन के एक हैं और ऑक्सीजन के दो एटम मौजूद हैं। यहाँ पे दो ऑक्सीजन के हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम मौजूद है। तो बोलेंगे ये मॉलिक्यूल्स हैं, किसके मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के। ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के। ये यहाँ पे किसके मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के। लेकिन कार्बन का तो एक ही है, तो वहाँ पे उसको एटम यूज करेंगे। ऐसे हम जनरली फिजिक्स में इतना कुछ हम देखते नहीं है कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन, हम बस बोलते हैं कि छोटा सा है ना वो, तो वो बोल देते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इतना हम उसमें ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों केमिस्ट्री की है ना। आई थिंक क्लियर होगा यार। तो ये बस ऐसे ही मैंने बता दिया आपको कि अगर कहीं पे यूज करूँ कि इस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप समझिएगा कि उसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद होंगे, तभी तो उनको मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। लेकिन अगर एक ही मोनो एटॉमिक है ना, तो इसमें एक ही एटम होगा, इसमें एक ही होगा, इसमें एक ही होगा, इस सब में एक ही होगा। क्लियर हो। तो बस यही मैं बताना चाहता हूँ कि गैसेज के प्रॉपर्टीज़ में ये सब चीज़ें देखी गई बच्चों, है ना। एटम्स ये इधर है, मॉलिक्यूल्स इसमें ऐसे ऐसे होते हैं। तो इनके बीच में फिर और भी चीज़ें देखी गई, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही देखा गया, और भी चीज़ें बताई गई। तो चलिए मैं और आगे चीज़ें बताता हूँ, है ना। चीज़ें बहुत भास्ट है नहीं, मतलब चीज़ें आसानी है बच्चों, आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। देखिए उसी के आगे बढ़ते बढ़ते साइंटिस्ट लोगों ने फिर बहुत सारी चीज़ दी है। वहाँ पे एक रियल गैस के बारे में बताया, एक आइडियल गैस के बारे में बताया। क्या होती है इन दोनों चीज़ें। रियल गैस बोला जाता है कि जो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, गैस के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, उनके पास वॉल्यूम होती है, मतलब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। उसमें कोलिजन होता है, अगर कोलिजन होता है इससे इसको कोलाइड करता है, तो उसमें एनर्जी का भी लॉस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इनके बीच में। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा। आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस में जो होता है वहाँ पे उनका वॉल्यूम नहीं लेते हैं, कोलिजन इलास्टिक होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कंसिडर नहीं करते। क्या क्या बोल दिया मैं भाई, बिल्कुल आसानी से बताऊँगा, बस ऐसे ही मैं बता दिया। देखिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ ना कि ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे गैसेज बहुत सारे, यहाँ पे गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एटम्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे जो है ना, देखिए इतना वॉल्यूम में रख दिए हैं, इतना बड़ा कंटेनर है तो इतना में ही अट गया। अगर इस कंटेनर को थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो देख रहे हैं इतना में भी आ गया। भले ही यहाँ पे डेंस मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पे कम डेंस थे, यहाँ पे ज़्यादा डेंस हो गए, और ज़्यादा कंप्रेस कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं और ज़्यादा डेंस हो गया। मतलब ये तो समझ में आ गया गैसेज का वॉल्यूम वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, पहली बात। और गैसेज कंप्रेसिबल होते हैं, इसको कंप्रेस किया जा सकता है। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही गैस का वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ये सब आइडियल गैस के केसेस में देख रहे हैं, क्यों मैं बता रहा हूँ आगे बताऊँगा। देखिए यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे देख सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे अवेलेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे
हाई प्रेशर कर दिए, मतलब और ज़्यादा प्रेशराइज कर दिए इसको, तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन करने लगते हैं भाई, इधर उधर टकराने लगते हैं। तो आइडियल गैस में ऐसा होता है। ठीक है, आपको सोच रहे होंगे कि आइडियल गैस रियल गैस कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहली बात मैं समझाना चाहता हूँ आइडियल गैस के बारे में बच्चों। देखिए आइडियल गैस जो है ना, उसको आइडियल हम बना दिए हैं, होता सब रियल गैस ही है हम उसको कंसिडर कर दिया, हम उसको एजम्पशन ले लिए, हम उसको मतलब इस टाइप से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो आइडियल गैस है बच्चों। आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज बहुत होती है और वो आसान हो जाती है। रियल गैस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि रियल गैस में वॉल्यूम होता है उनका, गैसेज के मॉलिक्यूल्स के पास खुद का वॉल्यूम होता है। और समझिए कंटेनर में रखा हुआ है तो कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनका खुद के पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट्स मैंने आपको लिख के लाया हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज क्या है भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में ये सब क्या है, पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स सबको ध्यान देने पड़ेंगे बच्चों, है ना, ये पॉइंट्स सबको ध्यान देने पड़ेंगे। अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में तो पढ़ना है तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रख के ही पढ़ना होगा। अगर ये पॉइंट्स ध्यान नहीं रखेंगे तो वो रियल गैस में आएगा, और रियल गैस हमें पढ़ना नहीं है, वो आपको केमिस्ट्री में देखना होगा। हमको फिजिक्स में बस ये सारी देखनी है पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं ये सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि काइनेटिक थ्योरी जो है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज बेस्ड अपॉन द फ्लोइंग एजम्पशन। एजम्पशन मतलब ये सब चीज़ें माननी पड़ेगी आपको, ये यहाँ से यहाँ तक जितने भी लिखे हुए माननी पड़ेगी, तब जाकर आप क्वेश्चन बना पाएंगे, है ना। पहली एजम्पशन जो आपको दिया गया है कि गैस कॉन्सिस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो गैस मैंने बताया जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो गैस है, तो गैस में एक मॉलिक्यूल नहीं है। मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे एक हीलियम है तो एक मॉलिक्यूल, तो गैस के वैसे वैसे एक मॉलिक्यूल नहीं, ढेरों मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ढेरों मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस एक है तो उसमें मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, ऐसा थोड़ी है। गैस है तो उसमें एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा बच्चों, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिल के बना होता है ना गैस। मैं आपको बस समझा रहा था वहाँ पर कि कैसे वहाँ पे उनको बोला जाता है, कैसे उसमें एटम डिफाइन किया जाता है, कैसे उसमें मॉलिक्यूल डिफाइन किया जाता है। लेकिन होते तो बहुत सारे हैं, होते तो बहुत सारे हैं ना भाई, एक थोड़ी होता है बच्चों। गैस कंसिस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसी गैस के मौजूद है, उसी गैस के, कोई और गैस के नहीं। दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं बच्चों, सिमिलर, परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर के कंसिडर किया जाता है कि हार्ड स्फीयर है। दे आर स्मॉल, बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल, ओके, एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ये क्या बोला जा रहा है, देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। एक कंटेनर ले लिया हमने बच्चों ऐसे करके, इसमें बहुत छोटे 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 क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं कोई भी गैस के। मान लेते हैं ये गैस हमारे पास गैस ए है, ठीक है, इस गैस के बहुत सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। तो हम बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके वॉल्यूम निग्लिजिबल है, इनके वॉल्यूम हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि बहुत छोटा है भाई। लेकिन ये गैस का तो वॉल्यूम है ना, क्योंकि गैस इस कंटेनर में फैला हुआ है, तो इसी वजह से गैस का वॉल्यूम होता है और इसका मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं होता है, इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी प्रीफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, दे कम्प्लीटली रैंडम, बिल्कुल ये हमेशा अपना मोशन रैंडमली करते रहते हैं। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बिना कुछ यहाँ पे एनर्जी दिए हुए भी ये ऐसे रैंडम मोशन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये बाहर भी रहेंगे तो रैंडम मोशन ही करते रहेंगे, भले ही आप इसको कुछ कंटेनर में डाल दिए वहाँ भी ये रैंडम मोशन ही करेंगे बच्चों, है ना। जहाँ भी डाल दीजिए रैंडम मोशन करते रहेंगे, क्योंकि ये उनका नेचर है, ये उनका प्रॉपर्टी है बच्चों। इसीलिए तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ रहे हैं। ये खुद इनके रैंडम मोशन है ना, तो कोई भी चीज़ अगर मोशन कर रहा है तो उसमें क्या हम लोग पढ़ते थे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ते थे। तो इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और गैसेज का है तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज बोल दिया जाता है। तो इनका रैंडम मोशन हमेशा ये होता रहता है, क्योंकि गैस में बहुत जगह खाली है ना भाई, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह बिल्कुल जाना चाहेंगे, है कि नहीं। यही तो गैस का प्रॉपर्टी है बच्चों, कंप्लीटली रैंडम मोशन होता है इनका, बिल्कुल। These molecules travel in a straight line and a free motion most of time. The time of the collision between the two molecules is very small. देखिए, these molecules travel in a straight line, अभी तो बोल दिया कि इनका रैंडम मोशन होता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब हर एक का यहाँ पे रैंडम मोशन है बच्चों। लेकिन अभी हमने अगला पॉइंट में देखा कि इनका एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंसिडर किए हैं तो हर एक का तो रैंडम डायरेक्शन है, लेकिन
ऐसा तो नहीं है कि हर एक का रैंडम है तो किसी का मैच नहीं हो रहा होगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, लेकिन इधर जाने वाला है तो और भी चीज़ें तो होंगे, और भी मॉलिक्यूल्स तो होंगे जो इधर जाते होंगे। तो बोला जाता है कि अगर मेजॉरिटी देखें, अगर कुछ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करें तो वो एक लाइन में जाते हुए दिखता है, ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है। और बच्चों जा रहा है तो टकरा भी रहा होगा, है ना, टकरा भी रहा होगा, खुद से टकरा रहा होगा और बाहर से भी टकरा रहा होगा। तो बोला जाता है कि उनका जो टकराव होता है ना, वो हम इलास्टिक लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन याद है, यहाँ पे ई का वैल्यू 1 लेते थे, और वहाँ पे माना जाता था कि जितना से टकरा रहा है ना वेलोसिटी, उतना ही टकरा के पीछे भी आ जाता है, क्योंकि इलास्टिक है भाई, ई का वैल्यू 1 है, कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल एंड द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक, बोला ना बच्चों। इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, बिल्कुल, जितना वेलोसिटी से जा रहा है उतना वेलोसिटी से आ रहा है, हाफ एम बी स्क्वायर जाने में, आने में भी हाफ एम बी स्क्वायर, तो एनर्जी और लॉस कहीं पे हुआ ही नहीं। चीज़ें बहुत आसान है बच्चों, ये चीज़ आप समझ गए। पाथ ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, अच्छा फ्री पाथ, एंड द मीन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन देम इज मीन फ्री पाथ। ओके, क्या बोला जा रहा है? अरे यार सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हमको दिख रहे हैं, ठीक है भाई। एक यहाँ से ऐसे आकर इससे टकरा गया, इसके बाद ये टकराने के बाद इधर भाग गया, इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर ये जाकर इससे टकरा गया। ये क्या कर रहा है, ये वाला पार्टिकल जो है, ये वाला पार्टिकल नहीं, मॉलिक्यूल या एटम जाकर इस मॉलिक्यूल से टकरा गया उसके बाद इधर टकरा गया। समझिएगा, यहाँ से जाकर यहाँ टकराने में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, वो डिस्टेंस मान लेते हैं कि लेमडा 1 है। लेमडा से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा डिस्टेंस है भाई, ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, इसीलिए बोलेंगे यहाँ डी से क्यों नहीं, क्योंकि लेमडा बहुत छोटा को रिप्रेजेंट करता है। लेमडा 10 के पावर -10 के फॉर्म में होता है, इतना कम, समझ रहा है कितना कम है इसीलिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये लेमडा 2 है, ये लेमडा 3 है, ये लेमडा 4 है, और ये लेमडा 5 है। ये बता रहा है कि ये मॉलिक्यूल, ये वाला यहाँ से जाकर ऐसे गया, इधर टकरा गया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया इससे, फिर इससे इधर टकराया, फिर इस मॉलिक्यूल से टकरा के इधर गया, फिर इस मॉलिक्यूल से टकरा के इधर टकरा गया, फिर यहाँ से इसे टकरा ही रहा होगा ऐसे ऐसे रैंडमली। तो यहाँ पे जो टकरा रहा है तो ये डिस्टेंस तो कवर कर रहा है ना भाई, तो ये पाथ कवर कर रहा है, पाथ ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये पाथ है। तो यहाँ पे बोल जाता है कि जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ है वो क्या है, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस लेमडा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत दूर तक गया होगा तो लेमडा n मान लेते हैं। तो ये पाथ लेंथ को अगर हम मीन फ्री पाथ में बदलना चाहें, मीन फ्री पाथ में बदलना चाहें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेमडा ऑफ मीन ले लेते हैं, किसका, जो ये डिस्टेंसेज है। तो यहाँ पे ले लेंगे लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस डॉट 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 लेमडा n डिवाइडेड बाई n कर देंगे। तो ये मीन आ गया बच्चों, और मीन लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि मीन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे का, एक का हमने ऐसे दिखा दिया, लेकिन ऐसे और भी तो होंगे भाई। तो सबके लिए अब इंडिविजुअल सबके लिए इतना इतना हम मेहनत करते रहे नहीं ना, हम सबके लिए कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मतलब कि मेजॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी को मान लेते हैं ऐसे ऐसे जा रहा है मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी के लिए डायरेक्टली यही मीन वाला यूज़ कर दीजिए। होता है ना, हम चीज़ें एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब क्लास में भाई सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी बहुत कम होते हैं, मतलब 2-3 ही होते हैं, और सबसे कम मतलब कि 0 पढ़ने वाला वो भी 1-2 ही होते हैं। लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं, 100 बच्चे में से अब बच गए ना 90 बच्चे, तो 90 बच्चे तो बीच के ही हैं ना भाई 90 बच्चे तो एवरेज ही हैं। तो हम बोलते हैं कि एवरेज इस क्लास का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो मतलब कि जो एवरेज बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, वो अच्छे हैं। ना हम सबसे ज़्यादा को भाव देते हैं ना सबसे कम को, हम बीच वाले को देखते हैं। अगर क्लास का परफॉर्मेंस बहुत गंदा है तो बोलते हैं कि जो एवरेज बच्चे हैं ना वो ही नहीं पढ़ते हैं, तो एवरेज ख़राब हो जाता है। तो हम मीन वही एवरेज यहाँ पे देख रहे हैं। एवरेज इसलिए कैलकुलेट किया जाता है उसी तरीक़े से। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो ये एवरेज ही है, ठीक है, एवरेज टाइप ही है, मीन है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि भाई अगर यहाँ से ये मॉलिक्यूल जाकर इससे टकराया,
तो कुछ टाइम लगा होगा, यहाँ से इसमें टकराया तो कुछ टाइम लगा होगा इधर से, तो टाइम ही तो लगा होगा। तो टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, टाउ 5। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, ऐसे ऐसे सब के लिए टाउ n तक लिख देते हैं। अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेना है बच्चों, अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेना है तो सबको जोड़ दीजिए और फिर इसको n से डिवाइड दे दीजिए, तो ये एवरेज आ गया है ना, जो एवरेज आ गया। जिस तरीके से मीन फ्री पाथ आया, इनका सारा का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल, यहाँ पे कितने बार टकराया है ना इन टाइम्स, उसी तरीके से यहाँ पे ले लिए। तो ये चीज़ें आसान है, बस ऐसे कहने की तरीका है। तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ आप समझ गए। मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे इसलिए लगा सकते हैं ना क्योंकि बच्चों यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो कहीं पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है ना, तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, इसलिए हम ये चीज़ कुछ कुछ इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल, बिल्कुल देखिए हम इसको जो हम बोले थे कि ये निग्लिजिबल होते हैं, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ना बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे ये सब अवेलेबल, ये निग्लिजिबल होते हैं। लेकिन इनके पास कुछ मास होते हैं, वेरी स्मॉल मास, इनके पास बहुत कम, बहुत छोटा सा मास होता है। तो अब जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम इसको कंसिडर करें तो इसका मास बहुत कम है ना भाई, 10⁻⁻, बहुत बहुत छोटा है बच्चों, है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर हम mg लगाएंगे तो बहुत छोटा आएगा, वो कंसिडर करने लायक ही नहीं है, ठीक है। तो बोल देते हैं कि इसका मास निग्लिजिबल होता है, वेरी स्मॉल होता है, निग्लिजिबल तो नहीं बोल सकते, मतलब मासलेस नहीं बोल सकते, निग्लिजिबल बोल सकते हैं। निग्लिजिबल और मासलेस में अलग है, फ़र्क है। मासलेस मतलब कि मास ही नहीं है, निग्लिजिबल मतलब कि बहुत छोटा सा मास है ना, क्लियर होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप समझ गए ना, तो वो जो चीज़ें मैंने बताया वो सब एजम्पशन लेना है, वो आइडियल केस ही है बच्चों, वो आइडियल केस है। आइडियल गैस में यही सब चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, है ना, और रियल गैस में ये सब नहीं होता है। यही चीज़ तो मैं यहाँ पे भी बता रहा था आपको, याद कीजिए कि रियल गैस है और यहाँ पे आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस इजी हो जाता है कि हम बहुत सारा एजम्पशन ले लेते हैं ना, तो इजी हो जाता है कि नहीं। तो उसमें देख लेते हैं कि वॉल्यूम बस कंटेनर का ही लेना रहता है, इलास्टिक कोलिजन होता है और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है, हम नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे अगर ये एटम है, ये एटम है, तो इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसके कारण और भी चीज़ें फोर्सेज आ जाती है, तो हार्ड हो जाती है ना। अब इसमें बहुत सारे आ जाएंगे ना बच्चों, लेकिन ये आपको पढ़ना भी है केमिस्ट्री में, ठीक है। उसको वांडर वाल फोर्सेस बोल देते हैं। चलिए वहाँ तक हमें नहीं जाना है, बस हमें बेसिक चीज़ें यहाँ पे कवर करना है। तो जल्दी से देख लीजिए बच्चों कि गैस लॉ क्या बोलता है। गैस लॉ जो होता है, इन सभी चीज़ों को, जैसे अब आइडियल गैस ले लिए तो इनमें सभी चीज़ों को अब डिफाइन भी तो करना होगा, तो साइंटिस्ट आए और इनको डिफाइन भी किया, इन चीज़ों को बताया उन लोगों ने गैस लॉज के थ्रू कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स अंकल आए, फिर यहाँ पे आए चार्ल्स अंकल आए और भी अंकल आते रहें और सारे हमें बताते रहें, ठीक है। देखिए बॉयल्स लॉ क्या होता है कि बोला जाता है फॉर अ गिवन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्या बोला जा रहा है, बॉयल्स लॉ तभी है जब यहाँ पे हम कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं। टेम्परेचर का वैल्यू हम लोग बच्चों कांस्टेंट ले रहे हैं और मास भी कांस्टेंट ले रहे हैं, मास ऑफ गैस। जो गैस लिया है ना उनका मास हमने कांस्टेंट ले लिया है भाई, मतलब गैस जो है उसका मास चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। तब अगर ये दोनों चीज़ अगर कांस्टेंट लिया इन्होंने, तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इन्होंने देखा कि टेम्परेचर और मास ऑफ द गैस कांस्टेंट होता है, तो उसका वॉल्यूम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के साथ होता है। मतलब कि क्या हुआ, वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ गया भाई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, P इंटू भी का वैल्यू कांस्टेंट हो गया भाई, यही तो बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर दो चीज़ ले लें P1 V1
और किसी और अलग गैस का P2 V2 ले लें, कंसिडर करें, तो ये दोनों भी सेम होगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना। क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि ये चीज़ हम कब ले रहे हैं, टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट लेके। लेकिन आपको पता होगा कि मास का वैल्यू क्या होता है बच्चों, मास का वैल्यू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम बदलना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। ऐसे भी कर सकते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें बस ऐसे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें पी वी का वैल्यू कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम की जगह पे लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी का वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मास तो हम ऑलरेडी कांस्टेंट ले रहे हैं, मास ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो आ जाएगा P अपॉन रो का वैल्यू भी कांस्टेंट ही होगा। अगर दो गैसेज के लिए लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं P1 अपॉन रो वन इक्वल टू P2 अपॉन रो टू ले लेंगे। तो इस टाइप से चीज़ें किया जा सकता है। ये चीज़ें आसान है बच्चों, है ना, चीज़ें आसान है। बस इन्होंने यही बोला ना कि बॉयल्स अंकल जो थे कि अगर टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ गैस कांस्टेंट है, तो P1 V1 P2 V2 के बराबर होता है। इनमें कुछ कुछ ग्राफ भी हम बना सकते हैं भाई। आखिरकार PV बराबर कांस्टेंट हमने लिया तो इसका कुछ यूज भी तो कीजिए। PV का वैल्यू कांस्टेंट ले लिए तो हम ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अगर हम बना दे P वर्सेज V का ग्राफ, मतलब XY का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है। उसी तरीक़े से और भी ग्राफ हम बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे P भी ले लें और यहाँ पे V ले लें, या फिर P भी ले लें या फिर P ले लें, समझिएगा PV का वैल्यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो PV का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, भले ही आप इस एक्स एक्सिस पे कुछ और ले लें, PV का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही तो रहेगा। हर एक वॉल्यूम पे उसका वैल्यू PV का कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी कांस्टेंट है हर एक प्रेशर पे। आसान है बच्चों, है ना। और भी ग्राफ हम बना सकते हैं अगर आप चाहें तो P का वैल्यू ऐसे ये ग्राफ भी बना सकते हैं इस टाइप का। P1/V का प्रोपोर्शनल था, ठीक है, तो P वर्सेज 1/V भी बना सकते हैं। तो ये तो डायरेक्टली इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो और भी ग्राफ बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, और भी ग्राफ बनाया सकता है। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे भी लिख दीजिए, वहाँ पे 1/P लिख दीजिए, ऐसा ही ग्राफ आएगा वो भी। इस टाइप का पे किया जा सकता है। तो ये बहुत आसान है बच्चों, आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हमने चार्ल्स लॉ के पास आया। चार्ल्स लॉ बोलते हैं कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कब, जब प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट हो। प्रेशर कांस्टेंट हो, साथ साथ मास ऑफ द गैस तो कांस्टेंट रखना ही है भाई। मास ऑफ द गैस आपको कांस्टेंट रखना ही है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि V/T का वैल्यू भी कांस्टेंट हो गया भाई। ठीक है, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं दो गैसेज के लिए V1/T1 इक्वल टू V2/T2 भी लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसी तरीके से आपको पता है ये कब वैलिड है, जब प्रेशर और उनका मास हमने कांस्टेंट ले रखा है। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो फिर से आप यहाँ पे बदल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे बदल सकते हैं। V/T के जगह पे आप लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी इनटू टेम्परेचर। इसका वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका मतलब रो इंटू टी का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया भाई। अब कोई भी दो गैसेज के लिए लिख सकते हैं ρ1T1 इक्वल टू ρ2T2। सिंपल है कि नहीं बच्चों। इस टाइप से चीज़ें किया जा सकता है, और इतना ही चीज़ें हम बताते हैं, और क्या ही आपको बताएं। चाहे तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। आखिरकार V/T का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। V/T का वैल्यू बच्चों कांस्टेंट आया है। अब चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं। V वर्सेज T क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। आई थिंक आप ये सब ग्राफ समझ तो रहे हैं ना बच्चों, क्या इसमें
बेसिक बेसिक ग्राफ है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी वर्सेज 1/t का भी बना सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका इस टाइप से हो जाएगा, हाइपरबोलिक टाइप। और भी ग्राफ बनाया जा सकता है। आपको पता है v/t का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और वर्सेज हम यहाँ पे अगर कुछ भी टेम्परेचर ले लें या फिर वॉल्यूम ले लें तो भी ये ग्राफ कांस्टेंट ही रहेगा हर एक वैल्यू ऑफ x पे, है कि नहीं। बिल्कुल ईजी है। और भी चाहे तो आप बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे t वर्सेज 1/v भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा भाई, हाइपरबोलिक ही आएगा। आपने क्या किया, यहाँ पे t का वैल्यू इधर ले गए, v का वैल्यू यहाँ, तो इधर पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसका भी वैल्यू ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए, चीज़ें बहुत आसान है। एक और लॉ आ गया कि गेल-लुसेक लॉ। पता नहीं इनके माता पिता ऐसे नाम क्यों रख देते हैं, लेकिन इसको प्रेशर लॉ भी बोला जा सकता है। प्रेशर मतलब कि प्रेशर से रिलेट कर रहा होगा, इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ द गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब p/t का वैल्यू भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा भाई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ द गैस को बच्चों कांस्टेंट रखना है। साथ में मास को तो कांस्टेंट रखना ही है भाई, है ना बच्चों। अब यहाँ से अगर चाहे तो p1/t1 इक्वल टू कांस्टेंट कर सकते हैं, p2/t2। दो अगर लिखना है, दो गैसेज के लिए यहाँ कब वैलिड है, जब वॉल्यूम और मास इनका क्या हो बच्चों, कांस्टेंट हो, ठीक है। चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं, यहीं पे बना देते हैं भाई, जगह तो बच ही गया। किसके बीच में बनाना है बच्चों, अगर मान लेते हैं p वर्सेज t बनाना है तो फिर से वही स्ट्रेट लाइन ही आएगा। एक और ग्राफ बना सकते हैं आप चाहे तो, किसके बीच में बना सकते हैं बच्चों, देखिए p वर्सेज 1/t के भी बना सकते हैं। 1/t दिख रहा है कि नहीं, p वर्सेज 1/t का ग्राफ कैसे हो जाएगा बच्चों, ये तो एक्स वाई आ जाएगा, तो एक्स वाई का वैल्यू तो इस टाइप से हो जाता है। और भी ग्राफ बना सकते हैं आप, कैसे बना सकते हैं बच्चों, अगर आपको निकालना है p/t का ही तो p/t वर्सेज t करिए या फिर p कीजिए, ग्राफ तो यही रहेगा, ठीक है। इसी टाइप पीछे वाला टाइप ही है ना, बस यहाँ पे p/t आ गया। आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। गेल-लुसेक लॉ भी देख लिया। एवोगाड्रो लॉ क्या बताए थे, बहुत आसान था ये भी। एवोगाड्रो लॉ जो है एवोगाड्रो नंबर से भी रिलेट होता है। यहाँ पे बोला जाता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या करना है हमें, कांस्टेंट क्या रखना है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का वैल्यू बच्चों कांस्टेंट रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। मास नहीं रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं कि उनका जैसे मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स है तो उनके पास कुछ मास भी है, ठीक है, मास भी है। आप क्या कर रहे हैं कि उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं। एक अगर आप कंटेनर ले लें इस टाइप का बच्चों, इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर आप इसमें क्या करते हैं, इधर से इधर गैस मॉलिक्यूल्स का वैल्यू, गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते हैं, मतलब इसमें और ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं, तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, अगर इस सेम टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर और प्रेशर इसका बढ़ने नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसको यहाँ से हटा के इसको और बड़ा कर देंगे। भाई इसमें और अगर मॉलिक्यूल्स आ रहा है तो इसका समझिएगा, अगर और मॉलिक्यूल्स आ रहा है तो ये और ज़्यादा टकराने लगेगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टकराव होगा, उससे उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर रेज हो सकता है और उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर भी लग सकता है। प्रेशर कैसे लगता है मैंने नहीं बताया, लेकिन समझिएगा प्रेशर ऐसे ही तो लगता है। प्रेशर मतलब होता है कि ये जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो प्रेशर का मतलब ये टकराव जो हो रही है, इनका टकराव जाकर ये दीवार पे हो रही है ना, तो मेजॉरिटी ऑफ अगर मॉलिक्यूल जाकर दीवार पे टकरा रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं उस एरिया पे, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो उतना ज़्यादा टकराव, उतना ज़्यादा कंटेनर पे प्रेशर लगेगा, है कि नहीं, और उससे टेम्परेचर भी रेज होगा।
इसी कारण से हम इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ा देंगे। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम भी बढ़ाना होगा, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और ये हो गया वॉल्यूम। याद रखिएगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तभी ये चीज़ वैलिड है, भूल मत जाइएगा बच्चों। तो देख सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, बहुत सिंपल हो गया। तो फिर आप उसी तरीके से N1/V1 इक्वल टू N2/V2 कर सकते हैं। और यहाँ से चीज़ें और आपको रिलेट करने आना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसको एवोगाड्रो नंबर से, ये एवोगाड्रो लॉ है ना, वो एवोगाड्रो नंबर से रिलेट होता है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ समझना होगा कि एवोगाड्रो लॉ नंबर क्या होता है। आगे बता दे क्या, यहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो जाएगा, ठीक है, आगे ही बता देते हैं। एवोगाड्रो नंबर होता है एक चीज़ बच्चों, ये क्या बताता है, ये नंबर है तो कुछ ना कुछ नंबर होगा, इसको NA से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। मुझे लगता है आप पढ़े होंगे भाई ये चीज़ पढ़े होंगे, कहाँ पे, वहाँ पे केमिस्ट्री में, ठीक है। इतना नंबर होता है, ठीक है। देखा जाए तो ये कैसे आता है, अगर आपने मोल समझा हो, मोल समझना पड़ेगा इसके लिए। मोल क्या होता है बच्चों, मोल को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल का वैल्यू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन, मतलब ये टोटल मॉलिक्यूल्स है, टोटल है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये चीज़ होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय मोल, ये तो होगा, वो चीज़ इतना आ जाता है, ठीक है भाई। ये सब चीज़ें अपने केमिस्ट्री में, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों सारा, है ना। एक्चुअली में होता क्या है, एक अगर ये वैल्यू इतना है तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका वैल्यू ये इतना रख दिया यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ये इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी तो गुना करेंगे इधर, तभी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na के बराबर आएगा। देखिए, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू Na, मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ द गैस लिए हैं। अगर गैस का 1 मोल लिए हैं आप, तब जाके ना ये चीज़ होगा बच्चों, इसका वैल्यू 1 होगा तभी तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो Na आएगा, तो नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स जो आ जाएगा वो Na के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर Na है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 या फिर एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, इसका मतलब जो हमने गैस लिया है वो 1 मोल लिया है। तो अब ऐसे बोला जा सकता है कि हर 1 मोल गैस में, कोई भी गैस हो जिसका 1 मोल गैस हो, अगर कोई भी गैस हो जो 1 मोल हो, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग, सो इन एवरी, ऐसे बोल सकते, इन एनी गैस फॉर 1 मोल there will be क्या लिख रहा हूँ मैं, इन एनी गैस फॉर 1 मोल there will be 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of gas will present। बिल्कुल, अगर 1 मोल किसी भी गैस का आपने ले लिया है तो उसमें हमेशा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.02223 इंटू 10⁻23 ही होंगे, याद रखिएगा। आई थिंक क्लियर होना चाहिए। यही यहाँ पे बोला जाता है, यही यहाँ पे बोला जाता है कि एवोगाड्रो नंबर Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
तो अगर अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। चलिए इतना चीज़ तो ठीक है, बस इतना ही समझना है बच्चों, इसमें और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपने ये सारा चीज़ को रिलेट कर दिया, एवोगाड्रो लॉ है, पीछे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सारे को रिलेट कर देंगे तो हमारे पास एक चीज़ आता है जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि जो हमने अजम्पशन लिया है वो आइडियल गैस के लिए लिया था। इसका मतलब हम लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों? इस टाइप से बनाते हैं। पीछे आपने क्या देखा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ रहा था, पहला लॉ में देखा। फिर वॉल्यूम जो आ रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी आ रहा था। मैं भूल गया, मतलब क्या क्या था मैं याद नहीं आ रहा है मेरे को, एक बार देख लेते हैं, है ना बच्चों, आप भी देख लीजिए। इधर आ रहा था 1 अपॉन प्रेशर का, इधर आ रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इधर आ रहा था। ओके ओके, चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। प्रेशर भी यहाँ पे आ रहा था, वो कितना आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा था। और जो वॉल्यूम ऑफ द गैस था वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स उसमें अवेलेबल होंगे। चाहे तो आप ये सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। अरे यार अच्छे से तो बन जा भाई। इन सारे चीज़ को रिलेट करने के बाद क्या बनता है, देखिए वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम इतना 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 है, प्रेशर को छोड़ दीजिए वो तो आ जाएगा लास्ट में। तो वॉल्यूम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1/P है, और क्या है, टेम्परेचर है, और क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बच्चों जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकाला है ना, वो और क्या निकाला है, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन ही तो होता था। साफ साफ देखा जाए तो ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स जिस एथी से बढ़ेगा उसे ही तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसका बढ़ेगा। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं तो उसका मोल भी बढ़ेगा उस गैस का। तो हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो इन तो यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल जो यूज करते हैं जो गिवन मोल ऑफ द गैस का यूज करते हैं। मतलब कि वॉल्यूम इक्वल टू एक कांस्टेंट आर ला देते हैं तो T/N आ जाता है। तो यहाँ से ऐसे रिलेट कर दे तो P भी इक्वल टू, ये स्मॉल n लिखते हैं, RT लिखते हैं, ठीक है। तो P भी इक्वल टू NRT हमारे पास आ जाता है। बोलेंगे कैपिटल N को स्मॉल n क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी अगर हम होल्ड कराएं तो स्मॉल n ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे दिखेगा आपको कैपिटल N के, और कुछ नहीं है ना। बस हम उसी चीज़ को लिख देते हैं। अब बोलेंगे ऐसा डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख सकते हैं भाई, कैसे डायरेक्टली लिख दिए, तो ये बच्चों प्रूफ में और आगे बताऊंगा। ये तो बस बेसिक सा चीज़ मैंने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए बता दिया, लेकिन इसका अच्छा प्रूफ आपको बताऊंगा मैं जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज बताऊंगा। ये तो बस गैस के लॉज के हिसाब से मैंने बता दिया। यहाँ पे जो आर बात आता है वो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लगभग लेते हैं 8.314, कितना आ जाएगा बच्चों, जूल आ जाता है, जूल पर मोल पर केल्विन आ जाता है, ठीक है। इस टाइप से आई थिंक क्लियर होगा। कैसे आता है ये तभी हम कैलकुलेट करते हैं जब जो गिवन गैस का प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक ले लेते हैं और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ले लेते हैं, और हम लोग एन का वैल्यू 1 मोल ले लेते हैं, और हम लोग जो टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं 273 केल्विन, ठीक है। ये सब क्या बताता है, ये सब बता रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब क्या होता है STP, या फिर हम लोग यहाँ पे NTP यूज करते हैं। देखिए केमिस्ट्री में NTP और STP थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ पे बोल दिया जाता है कि ये होता है 22.4, यहाँ पे वॉल्यूम जो गैस लेते हैं 22.4, आई थिंक 22.6 लेते हैं ना, लीटर लेते हैं, और यहाँ पे जो वॉल्यूम लेते हैं वो 22.4 लीटर लेते हैं। तो आपको इसमें घबराना नहीं है बच्चों, हम यहाँ पे दोनों को हटा के एक ही चीज़ यूज करते हैं, या फिर NTP हो या फिर STP हो, 22.4 लीटर ही यूज करते हैं, ठीक है।
हो सकता है मैं ये भी गलत लिख दिया हूँ, ये इधर उधर, कोई उससे परेशान मत होइएगा। हम फिजिक्स में बस इसी को लेंगे, ठीक है, हम फिजिक्स में बस इसी को लेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है बच्चों, टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। उस केस में ये स्टैंडर्ड लिया जाता है, तो उस स्टैंडर्ड केस में हम लोग जो प्रेशर लेते हैं वो अनएटमॉस्फेरिक ले लेते हैं। वॉल्यूम तो आपको बताया मैंने 22.4 लीटर ले लेते हैं। उसी तरीक़े से आपने देखा होगा तो मोल का वैल्यू जो लेते हैं वो 1 मोल ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, है ना। और आपने जो लेंगे यहाँ पे टेम्परेचर वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको बोल देते हैं 273 केल्विन होता है। एब्सोल्यूट क्यों बोला जाता है इसको? टेम्परेचर जो लेते हैं एब्सोल्यूट क्यों लेते हैं? एब्सोल्यूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम यहाँ पे कंसीडर ही करते हैं केल्विन में। हमेशा एब्सोल्यूट का मतलब यही नहीं कि 273 केल्विन हो गया बच्चों, हाँ इसका मतलब ये भी होता है ना कि आप किस चीज़ के रिस्पेक्ट में कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो हम जीरो से कंसिडर करते हैं तो उसको एब्सोल्यूट बोल देते हैं, है ना। जीरो से अगर कंसिडर करते हैं तो एब्सोल्यूट बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 273 केल्विन बोला जा रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर आप रखेंगे ना यहाँ पे, अगर वैल्यू निकालने के लिए PV = nRT में, तो आपको पता चलेगा कि R का वैल्यू जो है PV/RT आ गया है, और जो वैल्यू आपने रखा है 1 × 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई R का वैल्यू कितना है, R तो निकालना है भाई, यहाँ पे हो जाएगा RT हो जाएगा ना, तो NT हो जाएगा ना, तो 1 × 273 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे लगभग वैल्यू तो आता कितना है 0.0821 आता है, आई थिंक इतना क्या आता है, इतना आएगा एटमॉस्फेरिक लीटर एटीएम डिवाइडेड बाय मोल पर केल्विन। बोलेंगे कि भाई ये तो आंसर आया ही नहीं, हमारा तो आंसर क्या रहा था, आर का वैल्यू आता है 8.314। ये समझिए किस चीज़ में आया है, एटमॉस्फेरिक लीटर में आया है। तो लीटर का वैल्यू अगर आप मीटर में बदलना चाहें, क्योंकि यहाँ पे जूल का यूज किया है ना हम, अब बोलेंगे जूल कैसे आ गया, एटमॉस्फेरिक मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का अगर गुना करेंगे तो जूल आ जाता है। कैसे आ जाता है? प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। मतलब कि अगर ये कट गया तो F इंटू एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है F.ds, तो F इंटू एल, तो वर्क डन को किस चीज़ में लिखते हैं, जूल में लिखते हैं, फोर्स इंटू लेंथ होता है ना। अब सोचेंगे ये सब कहाँ से आ गया, लेंथ वगैरह गैस में कहाँ से लेंगे, तो बच्चों ठीक है वो चीज़ नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम और चीज़ें आगे बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि लेंथ कौन सा ले रहे हैं, एरिया कौन सा ले रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो होता है ना गैस बहुत सारे जाते हैं दीवार से टकराते हैं, तो बोला जाता है उतना डिस्टेंस कवर किए, वो उतना एरिया पे फोर्स लगा है, तो उस टाइप से हम लोग ले लेते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी चीज़ें बस मैं ये बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, तो इतना आ जाता है। तो अगर इसको आप लोग बदलना चाहते हैं तो पहले हम लोग कैलोरी में बदल देते हैं। आखिरकार 1 एटमॉस्फेरिक क्या होता है बच्चों, 1.01 × 10⁵ पास्कल ही तो होता है। उसी तरीके से 1 लीटर क्या होता है बच्चों, इस चीज़ को हम लोग चेंज किए होंगे, तो ये लगभग कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे अगर आप इसका गुना कर दे तो लगभग यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 से गुना कर देंगे तो लगभग आपके पास जो आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, अगर आप कैलोरी में देखेंगे ना 1.983 कैलोरी पर मोल पर केल्विन आ जाता है। तो अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो गुना कर दीजिए 4.2 से, जूल में आ जाएगा, तो लगभग 8.314 आ जाता है जूल पर मोल पर केल्विन आ जाता है ना। तो आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है यार, बस मैं ऐसे ऐसे चीज़ें बता दे रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है भाई, है ना। चीज़ें ये सब फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, अगर आप आज घबराइएगा मत बच्चों। आप सोचेंगे कि भाई इतना सारा क्या क्या बता दिए गुरुजी, अरे यार बहुत सिंपल चीज़ बताया मैंने, बस आइडियल गैस इक्वेशन बताने के लिए ऐसे किया है, ठीक है। देखिए एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी होता है, जो कि काफ़ी ईजी है भाई। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज। जो गैस ले रहे हैं वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि गैस का वॉल्यूम में बहुत सारे
उस वहाँ पे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। ऑक्यूपाइंग द वेसल, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस। जो हम गैस लिए हैं, मतलब गैस एक्स लिए हैं, गैस वाई ले लिए हैं, गैस जेड ले लिए हैं, इन तीनों को हम लोग मिला दिए तो एक बड़ा सा मिक्सचर बन गया। तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्स के भी हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वाई के भी हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जेड के भी हैं, है कि नहीं बच्चों, सारा। लेकिन ये नॉन रिएक्टिंग है तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो बोला जाता है इनके इंडिविजुअल प्रेशर का जो सम है ना, वो एग्जर्टेड बाय एलोन ऑक्युपाइड बाय द सेम वॉल्यूम एट द गिवन टेम्परेचर, वो सबके प्रेशर के सम के बराबर है। क्या बोला जा रहा है, एक्स का प्रेशर है तो मान लेते हैं कि पी एक्स मॉलिक्यूल 1 है 1 प्लस पी एक्स 2 प्लस पी एक्स 3, ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो पी एक्स एन हो गया। उसी तरीके से पी वाई 1 प्लस पी वाई 2 प्लस पी वाई 3 प्लस डॉट 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 पी वाई एन तक चला गया, ठीक है। उसी तरीके से जेड का भी मॉलिक्यूल्स है, प्लस प्रेशर ड्यू टू जेड 2 प्लस प्रेशर ड्यू टू जेड 3 प्लस प्रेशर ड्यू टू जेड एन, बहुत सारे हैं। ये सारे को मिला देंगे तो सारे का प्रेशर जो होगा पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड के बराबर होगा। ये चीज़ बोला जा रहा है। मतलब कि इनका प्रेशर जितना है वो सारे मॉलिक्यूल्स लगा के भी उतना ही प्रेशर लगाएंगे। बोलेंगे क्या इसमें अच्छा, मतलब खास क्या है खास तो कुछ नहीं है बच्चों, बस ऐसा बता दिया गया है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग सबका इंडिविजुअल प्रेशर का सम गैस के टोटल प्रेशर सम के बराबर होता है। क्लियर होना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज़ है। बहुत सारे, जैसे इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए हैं ना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता दी है, तो आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं अच्छे से बताऊंगा बच्चों, छोड़ दीजिए अगर चीज़ें नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है आपसे सवाल होनी चाहिए भाई बिल्कुल, है ना। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों थैंक यू। मिलेंगे आगे, घबराना नहीं है। तब तक के लिए ओके बाय।